हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 क्लास 11th और नाम है चैप्टर का कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स मीन्स उपभोक्ता जो कंज्यूम करता है, और इक्विलिब्रियम मीन्स आप सिंपल भाषा में समझिए कि वो कितना सेटिस्फाइड है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। Let's begin. तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट होता है यूटिलिटी एनालिसिस से, जिसे दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने, जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब आपकी ज़रूरतों को, आपकी इच्छाओं को पूरा जो सामान कर रहा है वो कितना कर रहा है, उसे ही यूटिलिटी कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। और इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रेशनैलिटी, यानी कि अ पर्सन कैन एक्सप्लेन यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन ही डिराइव्स फ्रॉम द गुड्स इन कार्डिनल टर्म्स। एक इंसान किसी भी सामान से जो सेटिस्फैक्शन डिराइव करता है, जो एक्सपेक्ट करता है, जो उसे मिलता है, वो कार्डिनल टर्म्स में एक्सप्रेस करता है। और इसीलिए इसे हम यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं। इसीलिए हम इस यूटिलिटी एनालिसिस को कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। और कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को मेज़र करने का सबसे मोस्ट कन्वीनियंट मेज़र है मनी, यानी कि पैसा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम बात कर लेते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ऐसा होता है कि जब कोई प्रोडक्ट या कमोडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फाइंग है, वो कम होने लगता है। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे आप गोलगप्पे खाने गए और शुरुआती के 2, 4, 10 गोलगप्पे खाने तक आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लेकिन जैसे ही आपने जोश में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 गोलगप्पे खाने शुरू कर दिए, वो अंतिम गोलगप्पा आपको एक सजा के जैसा फील होने लग जाता है कि यार ये मैं क्यों खा रहा हूँ, है ना। तो वो लास्ट वाला जो गोलगप्पा होगा वो आपको बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। वो उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा जितना कि आपको पहले गोलगप्पे ने किया होगा। तो इसी को डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। द यूटिलिटी गेन फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी डिमिनिशेस। In other words, the marginal utility of a commodity diminishes as the consumers acquire a large number of quantity. जब वो किसी भी कमोडिटी के लार्ज नंबर में कंज्यूम करने लगता है, तब उसकी जो यूटिलिटी है वो घटने लगती है। और इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो और नेक्स्ट टॉपिक है द कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी। मींस मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि एक जो प्रोडक्ट है, एक जो गुड्स है, उसकी यूटिलिटी नहीं चेंज होती है। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर ने आपको 10 टैबलेट्स खाने के लिए दी हैं और एक टैबलेट का कीमत लगभग 10 रुपये है। तो ऐसा नहीं है कि एक टैबलेट खाने के बाद जब आप दूसरी टैबलेट खाओगे तो उससे आपको सेटिस्फाइंग पावर कम लगेगी। आप जितनी भी टैबलेट्स खाओगे, हर एक टैबलेट उतना ही सेटिस्फाई करेगी, राइट। तो इसलिए
ये एक कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी का एजम्पशन है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिफर्स टू वर्थ ऑफ अ रूपी टू अ कंज्यूमर। इट इज डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा यूटिलिटी व्हेन एडिशनल रूपी इज स्पेंट। हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब हम एक्स्ट्रा 1 रुपया जोड़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इसी के साथ हमने रेशनैलिटी पढ़ लिया। रेशनैलिटी में क्या होता है कि एक कंज्यूमर के पास जितना पैसा होता है उसमें वो कोशिश करता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। और कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी में हमने पढ़ा था कि मनी इज़ द कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, जिसमें कि आपको पता भी है, ठीक है ना। और जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, वो कार्डिनल टर्म्स में अपनी यूटिलिटी को एक्सप्लेन करता है। और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ऐसा होता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में जैसे ही हम ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं प्रोडक्ट्स को, तो हमारी जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फाइंग है पावर है, वो धीरे धीरे घटने लगती है। और कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में तो अभी अभी मैंने बताया कि इसमें कभी भी यूटिलिटी घटती नहीं है। अगर आपको एक टैबलेट खाओगे तो 1 टैबलेट की यूटिलिटी मिलेगी, 2 टैबलेट खाओगे 2 टैबलेट की यूटिलिटी मिलेगी। तो ये काफ़ी सिंपल सा था। और ये 4 अजम्पशंस थे, रेशनैलिटी, कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये बेसिक्स था और आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं एक बार टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी निकालते कैसे हैं। टोटल यूटिलिटी में हम क्या करते हैं कि जितने भी कमोडिटीज या जितने भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उन सबको सम ऐड कर देते हैं, बस सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लीजिए आपने पहला गोलगप्पा खाया और आपको 10 सेटिस्फेक्शन हुआ, फिर दूसरा खाया आपको 9 हुआ, और तीसरा खाया तो 8 हुआ, और चौथा खाया तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन होगा, 6। इसी तरह जितना ज़्यादा गोलगप्पा खाते जाओगे आपको, तो टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी हो गई, 23, राइट? नहीं, 33, सॉरी। तो टोटल यूटिलिटी बड़ी आसानी से निकल जाता है। और मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि टोटल यूटिलिटी पहले प्रोडक्ट की निकाल लीजिए और फिर इससे माइनस कर दीजिए टोटल यूटिलिटी दूसरे प्रोडक्ट की। जैसे कि मैंने पहला प्रोडक्ट यूज किया तो मुझे 10 मिला और दूसरा 9, तो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी 1। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच। अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं। टोटल यूटिलिटी में क्या होता है कि जब हम पहला प्रोडक्ट खाते हैं तो हमें काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है, दूसरा खाते हैं तो थोड़ा और सेटिस्फेक्शन मिलता है, तीसरा थोड़ा और मिलता है, और चौथा जाते जाते हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम हो जाता है यहाँ पर पहुँचकर। इसके बाद धीरे धीरे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे डाउनवर्ड होता चला जाता है, घटने लगता है। और सेम कुछ इसी तरह का मार्जिनल यूटिलिटी में भी होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी में भी और टोटल यूटिलिटी में भी आप देख रहे हैं कि जब उसने पहला गोलगप्पा खाया तो उसे एक लिमिट तक सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा खाया तो थोड़ा और मिला, तीसरा खाया तो थोड़ा और मिला, लेकिन जैसे ही वो चौथा उसने खाया वो पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गया। उसे 5वां खाने के बाद थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिला, फिर 6 के बाद थोड़ा और कम, फिर 7 के बाद थोड़ा कम और। तो इसी तरह से इसमें भी आप देख सकते हैं कि उसे एक गोलगप्पा खाने के बाद 4 नंबर तक की यूटिलिटी मिली, लेकिन दूसरा खाने के बाद 3 नंबर तक यहाँ, और फिर धीरे धीरे ये निगेटिव में जाने लग गया। तो मार्जिनल और यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में ऐसा रिलेशन बनता है। और एक फैक्ट आप याद रखिएगा, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। क्या होता है, ट्रू, फॉल्स या करेक्ट, इनकरेक्ट में हो सकता है कि आपसे ऐसे चीज़ें पूछ ली जाए, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में
रखनी है। तो रिलेशनशिप देख लेते हैं एक बार मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में। देखिए, जब मार्जिनल यूटिलिटी घटता भी है तो भी ये पॉजिटिव रहता है, लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि वो डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि वो मतलब नीचे की ओर इंक्रीज होने लगता है। ये बात आप समझिए, जब मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो होता है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होता है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर से हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि एक ऐसा स्टेज आता है जब हम कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाते हैं और उस लेवल पे कंजम्पशन के लिए कोई एक्स्ट्रा यूटिलिटी डिराइव नहीं करती है। तब क्या होता है कि आप इससे ज़्यादा अगर आप कंज्यूम कर भी रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन। इसीलिए इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहा जाता है। इसे सबसे पहली बार जर्मन इकोनॉमिस्ट H.H. गोसेन ने दिया था, और दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, साथ में इसका डेफिनेशन भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। सो द डेफिनेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी यहाँ डिमिनिशिंग मिसिंग है तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के दो डेफिनेशंस हैं और सेकंड वाला जो है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा, तो एक बार आप दोनों रीड कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उनके अनुसार द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ द थिंग्स डिमिनिशेस with every increases in stock that he already has। यानी कि एक इंसान की जो मीन सेटिस्फैक्शन है वो हर एक स्टॉक के इंक्रीज होने पर डिक्रीज होता है। डिमिनिशेस का मतलब घटना होता है, ये आप याद रखिएगा। द एडिशनल बेनिफिट विच ए पर्सन डिराइव्स, यानी कि जो एडिशनल बेनिफिट एक पर्सन एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक में इंक्रीज करने पर वो क्या होता है, ऑफ ए थिंग डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन स्टिक। लेकिन वो होता क्या है कि घटने लगता है जैसे जैसे कि उसका स्टॉक बढ़ता है। तो ये एक स्टॉक है, ये एक डेफिनेशन है जो अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया है, और ये एक डेफिनेशन है प्रोफेसर बॉल्डिंग द्वारा दिया गया है। ये ज़्यादा बेटर लगा मुझे, क्योंकि इसमें इन्होंने लिखा है एज ए कंज्यूमर इंक्रीजेज द कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी कीपिंग कांस्टेंट द कंजम्पशन ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज। मीन्स बाकी सारी कमोडिटीज़ का वो कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यू रखता है। बाकी की सारी चीज़ें अगर नॉर्मल है और फिर भी वो एक किसी चीज़ की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा है, कंजम्पशन को बढ़ाता जा रहा है। इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी कीपिंग कांस्टेंट द कंजम्पशन ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज़, यानी कि बाकी की सारी जो कमोडिटीज़ हैं, अदर कमोडिटीज़, उनको बराबर रखते हुए सिर्फ एक कमोडिटी को वो बढ़ाता है, देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरिएबल कमोडिटी मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब भी घटना होता है, तो प्लीज़ ये आप याद रखिएगा कि तब भी क्या होता है, मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन कर जाता है। तो डिमिनिशेस मार्जिनल यूटिलिटी की जो डेफिनेशंस हैं वो ये हैं, आप एक बार नोट कर लीजिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के दो एक्स्ट्रा एजम्पशंस हैं, जिसमें से एक है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी कहता है कि जो साइज है, कलर है, टेस्ट है या फिर फ्लेवर है, वो कमोडिटी का चेंज नहीं होना चाहिए। और कंटिन्यूटी कहता है कि वो कंटिन्यू होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल्स में बताया था कि अगर वो दो गोलगप्पे आज खाता है, 2 गोलगप्पे कल खाता है, तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो उतना ही रहेगा। मगर वो एक ही दिन में अगर कंटिन्यू गोलगप्पे खाता जाएगा तो वो एट द एंड एक ऐसी लेवल पे पहुंच जाएगा जहां उसका सेटिस्फैक्शन लेवल स्टॉप हो जाएगा और वो सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा हुआ। अब हम बढ़ते हैं। तो
अब हम आ चुके हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ने। और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अच्छा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम से पहले हम कंज्यूमर कौन है ये समझ लेते हैं। कंज्यूमर वो है जो सामान को खरीदता है। अ कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन। वो जब अपने लिए खरीदता है कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट्स जो कंज्यूम करता है जिससे उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है, उस व्यक्ति को हम कंज्यूमर कहते हैं। और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का एक सिंपल सा मतलब ये है कि एक ऐसा लेवल जहां कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन की मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है, और अगर वो इससे ज़्यादा या इससे कम कोई भी चीज़ कंज्यूम करता है तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल रिड्यूस होने लगता है। तो इस लेवल को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा भी है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन अंडर विच द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन द परचेस ऑफ अ कमोडिटी इन सच अ वे दैट गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वो किसी चीज़ को खरीदता है उस पैसे को देकर जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, और उसका सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा अगर वो ज़्यादा या फिर कम कंज्यूम करे तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली। सो नाउ हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, लेकिन सिंगल कमोडिटी के केस में। अगर कमोडिटी सिर्फ एक हो, यानी कि सिर्फ एक ही चीज़ हो, तब हम उस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को कैसे समझेंगे। मान लीजिए कि एक इंसान है जो कोई एक प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एक सामान की कीमत कितनी है। उस सामान की कीमत 3 रुपये है, ठीक है। सामान की कीमत 3 रुपये है, और मान लेते हैं कि जो उसका सेटिस्फेक्शन होगा वो हम यूटिल्स में कैलकुलेट करेंगे। ऐसा आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो हम जो है यूटिल्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, और हम ये मानते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूटिल्स, यानी कि एक यूनिट 7 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे रहा है उसको। 7 यूटिल्स इज इक्वल टू 7 रुपीज़। वो 1 रुपये में 1 रुपये का सेटिस्फेक्शन उसे मिल रहा है। लेकिन जो सामान है उसकी कीमत कितनी है, 4 रुपये है। उसकी कीमत कितनी है, 4 रुपये है। तो जब वो पहला यूनिट खरीद रहा है तो वो पे कितना करता है, 4 रुपया। उसका सेटिस्फेक्शन कितना है, 7 यूटिल्स का। तो उसको फायदा है क्योंकि वो 4 रुपया पे करके 7 रुपये की सेटिस्फेक्शन को गेन कर रहा है। लेकिन he will get 4 units to maximize his satisfaction level। उसे 4 यूनिट्स मैक्सिमम खरीदने चाहिए ताकि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम तक जा सके, ठीक है। एट द यूनिट 4 मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर हो जाएंगे। अब कैसे होंगे वो इस हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, वो भी थोड़ी देर में। तो अगर वो 5वां यूनिट खरीदता है तो वो एक बेवकूफ़ होगा, लूज़र होगा, बिकॉज यूटिलिटी उसे मिलेगी 3, जबकि वो पे करेगा 4 रुपीज़। तो उसका 1 रुपया जो है वो नुकसान जाएगा, उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कि वो पहला प्रोडक्ट खरीदता है तो उसे 7 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है। फिर वो जब दूसरा प्रोडक्ट खरीदता है तो उसे 6 की यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है। तीसरा खरीदता है तो 5th, और जैसे ही वो 4th खरीदता है तो उसे 4 ही यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो अगर वो 5वां खरीदेगा तो उसकी सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगी, 3 यूटिल्स की, यानी कि वो 4 रुपये में 3 रुपये का सेटिस्फैक्शन खरीद रहा है, तो उसे नुकसान होगा। तो सिंगल कमोडिटी के केस में कुछ ऐसा होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट वे था समझाने का आपको। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब डबल कमोडिटी केस की ओर चलते हैं। दो कमोडिटीज़ का मार्जिनल इक्विलिब्रियम निकालने के लिए जो हम
एग्जाम्पल वगैरह देखने जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक कंज्यूमर है जो 20 रुपया पे करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है, और एक ऑरेंज की कीमत 3 रुपये है और एक एप्पल की कीमत 4 रुपये है, जबकि उसके पास टोटल पैसे कितने हैं 20। सपोज मान लीजिए कि अगर वो 1 रुपया खर्च करता है तो उसे 8 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है। 1 रुपये में कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है 8 यूटिल्स का। तो अगर वो, ये एक इक्वेशन है, ये आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि वो कितने एप्पल्स खरीद रहा है 8, एक की कीमत 3 रुपये है तो 8 की 24 रुपये हो गई, तो भी 8 होगा। और अगर वो 8 खरीदता है एप्पल्स, तो 32 रुपये पे करने के बाद भी उसे 8 एप्पल्स मिलेंगे। तो दोनों की जो यूटिलिटी है वो आप एक बार यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, अब रह गई बात कि 20 रुपये को वो किस हिसाब से स्पेंड करे कि उसे मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। तो देखिए, वो 4 ऑरेंजेस खरीद लेगा और 2 खरीद लेगा एप्पल्स। इससे क्या होगा कि ये 20 रुपीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 4 जो एप्पल्स हैं, 4 ऑरेंजेस के 12 रुपीज़, और जो मतलब 2 एप्पल्स हैं उसके 4 रुपये के हिसाब से 8 रुपये, तो ये 20 रुपीज़ हो गया। और ये दोनों 48 यूटिल्स, 48 नहीं सॉरी, ये 55 यूटिल्स सेटिस्फाई इनको होता है। कैसे होता है, जब ये पहला एप्पल इन्होंने 4 ऑरेंजेस खरीदे हैं ना, तो पहला जब ऑरेंज इन्होंने यूज किया तो इनको 11 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। फिर जब दूसरा खरीदा तो इनको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। फिर जब तीसरा ऑरेंज यूज किया तो 9 का, और 8वां खरीदने के बाद आपको 8 यूटिल्स का ही सेटिस्फेक्शन मिला। तो ऑरेंजेस का जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल था वो 4 खरीदने के बाद स्टॉप हो गया। और ऑरेंजेस की केस में बात करें तो पहला ऑरेंज खरीदते ही इनको 9 सेटिस्फेक्शन मिला और दूसरा खरीदते ही 8। तो 9 और 8 इज इक्वल टू 17, और 10, 11, 9 और 8 का इक्वल्स टू होता है 37। तो इनको मिला 55 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। ये होता है एक सिंपल सा एग्जांपल जिससे मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी समझाने का। किस केस में, 2 कमोडिटीज के केस में। अब एक छोटा सा इसी के साथ एक और चीज़ समझ लेते हैं हम। चलिए, वो है कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ मनी बात करें, इन टर्म्स ऑफ मनी, तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी मीन्स क्या होगा, द अमाउंट ऑफ मनी, याद रखिएगा, द अमाउंट ऑफ मनी दैट कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है, उपभोक्ता, जो यूज करने वाला है प्रोडक्ट को, जिसे सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। विलिंग टू पे का मतलब क्या होता है कि वो चाहता है कि हाँ मैं इतने रुपए इस चीज के लिए खर्च करूं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। विलिंग टू पे का मतलब होता है कि वो चाहता है कि वो इतना रुपया इस कमोडिटी के लिए खर्च करे, फॉर द कमोडिटी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। हम कैसे पैसे के टर्म्स में सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर करेंगे वो आप अभी समझेंगे। चलिए, इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो है 100 यूटिल्स का। ठीक है, एक प्रोडक्ट अगर आप खरीदेंगे तो उससे आपको 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलेगा।
ठीक है। और 1 रुपया जो है ये मान लीजिए इन टर्म्स ऑफ क्या था, कमोडिटी, इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मार्जिनल यूटिलिटी में इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी एक कमोडिटी कितना सेटिस्फाई कर रही है, 100 यूटिल्स, और 1 रुपया कितना सेटिस्फाई कर रहा है आपको, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी 4 यूटिल्स। 4 यूटिल्स इज इक्वल टू 1 रुपी। यहाँ तक ध्यान ये रहेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी, ताकि आपको फिर भी एक बार याद रहे, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी एक प्रोडक्ट की जो है वो 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन देती है, और हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उस कमोडिटी का प्राइस क्या होना चाहिए? ये तो एकदम सिंपल सी बात है कि जैसे ही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है, क्या करेंगे हम, मार्जिनल, चलिए इसको शॉर्ट में ही लिख देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी, ये कितना है, 100, 100, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, कितना है, वो है 4। 1 रुपये में 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या निकलेगा, 25 रुपीज़। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसको 2 फॉर्मूले आप याद रखेंगे तो आपका सारा प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा। वैसे ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी कर लीजिए ऊपर, और नीचे कर लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो आपको क्या निकल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी का प्राइस निकल जाएगा। किसी भी चीज़ का अगर आप प्राइस ढूंढेंगे कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए तो पता चल जाएगा। अब मान लीजिए कि प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, और कमोडिटी का प्राइस दिया हुआ है 100, मान लीजिए कुछ भी एक अमाउंट, मान लीजिए कि कमोडिटी का प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी प्राइस भी दी हुई है। तो हम 1 रुपये में कितना हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है पर रुपी, कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है हमें, मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी सिंपल है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी को हम फिर से ले आएंगे यहाँ, ठीक है ना, कमोडिटी को यहाँ ले आएंगे, और नीचे किसको ले आएंगे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है ना। सॉरी मेरी हैंड राइटिंग यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो कमोडिटी के प्राइस को लेकर आ जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी किसी चीज़ की 100 है, ठीक है, और प्राइस है उसका 25 रुपया, तो आप 1 रुपये की वैल्यू एकदम इजीली निकाल सकते हैं, 4, है ना। तो ये काफ़ी सिंपल था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ। वेट एंड वॉच, स्टे विथ अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द video and subscribe my channel.